Hello and welcome to Income Tax Gurukul. We are now going to read about the valuation part only. उसमें हम आज पढ़ेंगे फ्रिंज बेनिफिट और फ्रिंज बेनिफिट में जितने भी बेनिफिट सारे हम एक वीडियो के अंदर कवर नहीं करेंगे। एक दो तीन जो मेन बेनिफिट है वो कवर करेंगे। बाद में एक जो इंटरेस्ट फ्री लोन जो मिलता है वो एक फ्रिंज बेनिफिट का पार्ट है, उसको हम बाद में एक नए चैप्टर नए टॉपिक के अंदर नए वीडियो के अंदर हम उसको कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट मीन्स एडिशनल बेनिफिट इन एडिशन टू सैलरी। उसी को पहले फ्रिंज बेनिफिट टैक्स भी होता था, काफी उस पर हल्ला हुआ, उस पर टैक्स लगता था फ्रिंज बेनिफिट के ऊपर। अब वो तो नहीं है, लेकिन जो फ्रिंज बेनिफिट परक्विजिट के फॉर्म में जो मिलते हैं, वैल्यूएशन उनकी करने के बाद किस पे टैक्स लगेगा, कितना टैक्स लगेगा सैलरी इनकम के अंदर, तो जो सेक्शन 17(2) or 8 provide the value of any fringe benefit or amenity as prescribed would be included in the definition of perquisite or taxable in the hand of employee। तो जो भी हम perquisite की वैल्यू के अंदर उसको इंक्लूड करने वाले हैं, तो सबसे पहले आता है इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। ये आज हम पढ़ने वाले नहीं है, इसके बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद आता है ट्रैवलिंग टूर और अकोमोडेशन, ये भी आज हम नहीं करने वाले। आज हम करेंगे फ्री और कंसेशनल फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज। फ्री एंड कंसेशनल फूड, दैट इज रूल 3 और सब रूल उसका 7 का थर्ड पार्ट। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, आजकल ये बहुत ही कॉमन है। जैसे मान लो कि आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो वहां पे एक एक्स्ट्रा टी स्नैक्स वो सब मिलती ही मिलती है। तो कोई भी अगर फ्री फूड प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, टू होम, टू एम्प्लॉय, क्योंकि सैलरी के अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का ही तो रिलेशन रहता है, वो सब तो हम पढ़ते आ रहे हैं। तो पूरा का पूरा जितना भी फ्री फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, अल्कोहल नहीं होना चाहिए, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, तो पूरे के पूरे को जितना भी खर्चा हुआ है उसको परक्विजिट मान लेंगे और परक्विजिट मान के पूरी की अमाउंट को ऐड कर देंगे टू द वैल्यू ऑफ सैलरी। सैलरी के अंदर ऐड करके उसको टैक्स कर देंगे। लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें भी कुछ लिमिट है। वो क्या लिमिट है वो देखो अभी बता रहा हूं। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ फ्री फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय शैल बी द अमाउंट, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर ने जितना भी खर्चा किया है वो पूरी की पूरी वैल्यू को परक्विजिट की वैल्यू मान लेंगे। लेकिन अगर एम्प्लॉय ने कुछ पार्ट पे किया तो हमेशा की तरह उसको रिड्यूस कर देंगे उस अमाउंट को, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हम परक्विजिट नहीं ट्रीट करेंगे अगर वो ऑफिस आवर्स के दौरान प्रोवाइड की गई है, एट ऑफिस और बिजनेस प्रेमाइस पे प्रोवाइड करी गई है, तो उसको परक्विजिट नहीं माना जाएगा। तो इसके अंदर जो यहाँ पे हम एग्जांपल देख रहे थे, इस एग्जांपल के अंदर जब ये ऑफिस प्रेमाइस पे प्रोवाइड करी जाए तो ये परक्विजिट की वैल्यू जो पहले बताया था, परक्विजिट की वैल्यू कितना, परक्विजिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो भी एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर ने किया है, एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर ने किया है। बट अगर ऑफिस प्रेमाइस पे वो खर्चा किया है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नील, उसके ऊपर कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग ये आ गई कि अगर कोई भी फूड आइटम ड्यूरिंग द ऑफिस आवर और ऑफ द ऑफिस प्रेमाइस पे प्रोवाइड करे तो उसकी वैल्यू नील हो जाएगी। और कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारी कंपनी आपको वाउचर प्रोवाइड कर देती है, वाउचर प्रोवाइड दे, लेकिन वो ऐसे वैसे वाउचर नॉन ट्रांसफरेबल वाउचर होनी चाहिए। मतलब अगर वो राम को मिले हैं तो राम ही उनको यूज कर सकता है, वो श्याम को नहीं दे सकता, तो नॉन ट्रांसफरेबल, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। और वो ना उनको कुछ ईटिंग पॉइंट्स पे हर जगह नहीं यूज कर सकते, उनको हर जगह उनकी सुविधा नहीं होती। तो पर्टिकुलर ईटिंग पॉइंट पे जैसे कई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ टाई अप कर लेते हैं और उससे वाउचर ले लेते हैं और बोलते हैं कि पर्टिकुलर आप अपने एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के नाम पे दीजिए और हमारे वहां पे आके वो खाना खा सकता है। तो इसलिए पर्टिकुलर ईटिंग पॉइंट्स पे वो खा सकते हैं। तो उस केस के अंदर दोनों ही केस, कौन सा केस, फर्स्ट केस यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग द वर्किंग आवर, ड्यूरिंग द नॉन ट्रांसफरेबल, थ्रू द नॉन ट्रांसफर, इसमें ईदर ऑफ द केस डज नॉट एक्सीड 50 रुपीज पर मील, 50 रुपए से ज्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। अगर 50 रुपए तक की आपको छूट मिलेगी उसमें और 50 रुपए तक का परक्विजिट की वैल्यू आपको कम हो जाएगी। जैसे मान लो कि पूरा खर्चा 80 रुपए हुआ, 80 रुपए हुआ ऑफिस आवर्स के टाइम में बिजनेस परमाइस पे, ठीक है। तो 80 में से 50 रुपए माइनस करके परक्विजिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 30 रुपए आ जाएगी परक्विजिट की वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ परक्विजिट के अंदर सिर्फ कितनी अमाउंट ऐड करनी है, 50 रुपए माइनस करके 50 रुपए का आपको बेनिफिट
मिल गया। आपको होप करता हूँ समझ में आ गया। दूसरी बात, ये परक्विजिट नहीं माना जाएगा, वुड नॉट बी ट्रीटेड एज परक्विजिट। कौन सा? जो ड्यूरिंग द ऑफिस आवर है, बट इसमें लिमिट कितनी है? 50 रुपए की। और कौन सा? ड्यूरिंग द नॉन ट्रांसफरेबल वाउचर। अब इसके बाद टी और स्नैक्स प्रोवाइड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स में कितने भी रुपए की आपको चाय कॉफी पिला दे, स्नैक्स बिस्किट कुछ पिला दे आपको, बिस्किट खिला दे आपको, तो उस टाइम पे वो परक्विजिट नहीं माना जाएगा। टी के केस में कोई भी अमाउंट नहीं है कितने भी रुपए की। फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स प्रोवाइड इन द रिमोट एरिया। ये बात ध्यान रखने की है। अगर रिमोट एरिया में ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है, 50 रुपए की भी लिमिट नहीं है, उसमें फ्री फूड प्रोवाइड करा जा रहा है, तो पूरा का पूरा नॉन टैक्स रहेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उसमें परक्विजिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? परक्विजिट की वैल्यू इस केस में रहेगी नील, कोई भी टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं। तो आपको समझ में आ गया, जब फ्री फूड और कंसेशनल फूड प्रोवाइड किया जाता है अगर ऑफिस के, तो पहली बात ऑफिस आवर में प्रोवाइड करा गया, ऑफिस आवर में है, ये रहा ऑफिस आवर में है अगर, तो 50 रुपए तक का रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। नॉन ट्रांसफरेबल वाउचर है तो 50 रुपए तक का ही बेनिफिट मिलेगा, बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा आएगा उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और टी अगर कॉफी प्रोवाइड करी जा रही है पूरे द वर्किंग आवर्स में, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? नील हो जाएगी, उसको परक्विजिट मानेंगे ही नहीं। और फ्री फूड और अल्कोहलिक बेवरेज, नॉन अल्कोहलिक सॉरी, फ्री फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेज अगर रिमोट एरिया में प्रोवाइड करा जा रहा है तो उसमें भी कोई लिमिट एज सच नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं वैल्यू ऑफ गिफ्ट वाउचर एंड टोकन। value of gift voucher and token in lieu of such gift, that is rule 3 और सब रूल 7 का पार्ट 4। देखो कोई ओकेजन रहता है तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ गिफ्ट प्रोवाइड करता है, कुछ गिफ्ट के साथ साथ वाउचर भी दे सकता है, कुछ टोकन भी दे सकता है। तो उस केस के अंदर पूरा का पूरा सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सच गिफ्ट को क्या मान लेंगे? परक्विजिट की वैल्यू मान लेंगे। जैसे मान लो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को, कोई ओकेजन था उस पे बुद्धा का स्टेचू उसको गिफ्ट किया, जो गॉड बुद्धा है उसका स्टेचू उनको गिफ्ट किया। तो इसमें जितना भी एम्प्लॉयर का खर्चा हुआ, जितना भी एक्सपेंस है एम्प्लॉयर का, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा? परक्विजिट की वैल्यू मान के उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो इसमें यही कह रखा है, अगर वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट वाउचर और टोकन in which gift may be received by the employee or by the member of his household, उसके फैमिली मेंबर को भी मिल सकता है, on ceremonial occasion or otherwise, ओकेजन हो या फिर वैसे दे दिया हो दिवाली पे कुछ ऐसे, from the employer shall be determined by सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सच गिफ्ट। इतने जो गिफ्ट दिया है उसके इक्वल सम को परक्विजिट की वैल्यू मान लेंगे। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, वैल्यू इज बिलो 5000 द एग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द वैल्यू ऑफ परक्विजिट विल बी टेकन एज नील। अब ये बुद्धा का जो स्टेचू इन्होंने दिया था, ये जो बुद्धा का स्टेचू दिया था बेटा, ये था लगभग बुद्धा का स्टेचू उन्होंने दिया 6000 रुपीज का। ठीक है, तो पूरा का पूरा टैक्स हो जाएगा, परक्विजिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6000 रुपए। अगर वो 4000 रुपए का था, परक्विजिट की वैल्यू यहाँ पे 4000, मान लो कि गिफ्ट की वैल्यू 4000 थी, ये गिफ्ट की वैल्यू 4000 थी, तो परक्विजिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? नील, क्योंकि इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अगर वैल्यू इज बिलो 5000 रुपीज इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पूरी साल की 5000 रुपए से अगर वैल्यू कम है तो परक्विजिट की वैल्यू नील मान लेंगे। मान लो कि मार्च में, जैसे मार्च में गिफ्ट दिया उसको 2000 रुपए का एक साल के अंदर, ठीक है, तो पूरे एक साल के अंदर फिर उसने दे दिया अगले 2 महीने के बाद 1500 रुपीज का, फिर उसने दे दिया 1500 रुपीज का, तो अप टू 5000 तो ठीक है। अगर 5000 से ऊपर उसने 1 रुपया भी दिया तो पूरे के ऊपर टैक्स लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल में 4000 रुपए तक का गिफ्ट पर परक्विजिट की वैल्यू नहीं, लेकिन जैसे ये 6000 को कहते हैं, ऐसा नहीं कि 5000 माइनस के 1000 के ऊपर, नहीं, if the value is below 5000 rupees the aggregate during the previous, then only perquisite is nil, otherwise पूरा का पूरा। ये वैल्यू 5000 से कम नहीं है ना, ये 6000 है, ये वैल्यू कितनी है? 6000, 5000 से ज्यादा है, 5000 से कम नहीं, तो परक्विजिट की वैल्यू पूरी ले लेंगे इसके हिसाब से। ठीक है, होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं
क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस की, ये भी क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस का भी रूल 3 के अंदर ही, जो रूल 3 है परक्विजिट की वैल्यूएशन के बारे में, उसका सेक्शन जो सब रूल है 4, 7, उसका पार्ट 5। तो देखो, अगर कोई एम्प्लॉयर बोलता है कि ठीक है आप ये क्रेडिट कार्ड यूज करो और इसका जितना भी एक्सपेंस होगा मैं रीइंबर्स कर दूंगा, या फिर मेरा क्रेडिट कार्ड आप ले लो, एम्प्लॉयर ने अपना ही क्रेडिट कार्ड दे दिया अपने एम्प्लॉय को, उसको यूज करने को बोला, तो इसके अंदर क्या क्या टैक्सेबल रहेगा देखा जाए तो बेनिफिट ही हो गया ना। अपने चाय, चीनी, साबुन सब कुछ उस क्रेडिट कार्ड से खरीद रहा है एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर के क्रेडिट कार्ड से, उसको खुद का खर्चा ही नहीं, तो ये एक प्रकार की परक्विजिट वैल्यू होगी ना। अगर देखा जाए अगर देखा जाए अगर इसको टैक्स ना करें हम, अगर इस पार्ट को टैक्स ना करें, तो सैलरी देने की बजाय कहेगा कि ठीक है बेटा आप मेरा क्रेडिट कार्ड लो और जो भी आपको खर्चा करना पूरा यूज करो, इसके ऊपर तो टैक्स लगेगा ही नहीं। तो इसलिए इसको टैक्स करना जरूरी हो जाता है। इसी तरह अगर गिफ्ट को अगर टैक्स ही ना करे तो कहेगा कि मैं क्या करता हूँ, कैश गिफ्ट दे देता हूँ, हर साल आपको हर महीने 5-5 हजार रुपए का, 5 हजार से कम का गिफ्ट दे देता हूँ, बट लेकिन एग्रीगेट अमाउंट पूरे साल में ही आप 5 हजार दे सकते हो। अगर ये प्रोविजन नहीं होता, ये वाला प्रोविजन अगर नहीं होता, ये वाला प्रोविजन नहीं होता, तो सारे गिफ्ट की फॉर्म में सैलरी दे सकता था ना। इसलिए इन द सेम फॉर्म द क्रेडिट कार्ड के अंदर भी बेटा ऐसे ही है। तो जो भी एक्सपेंस होगा मेंबरशिप फीस का और एनुअल फीस, देखो क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो शुरू में दो तरह की फीस देनी पड़ती है। एक तो मेंबर फीस रहती है, अलग अलग कार्ड की अलग अलग फैसिलिटीज रहती है। जैसे हर कई कार्ड ऐसे रहते हैं जिनमें फैसिलिटी ज्यादा रहती है, तो वो बोलते हैं कि हर साल आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे, हर साल आपको 10 हजार रुपए देने ही पड़ेंगे उसकी मेंबरशिप के एनुअल फीस के नाम पे। और मेंबरशिप जब शुरू में आप ज्वाइन करते हो, जब कार्ड लेते हो, तो एक मेंबर बनते हो पर्टिकुलर एक ग्रुप का। जैसे जो क्रेडिट कार्ड भी रहते हैं ना, वो कई तरह के क्रेडिट कार्ड रहते हैं। कोई अमेजन का क्रेडिट कार्ड है, कोई जैसे मेक माई ट्रिप के लिए आपको फैसिलिटी, आईसीआईसी बैंक का अमेजन का अलग है, मेक माई ट्रिप का अलग है। तो वहां पे जैसे मान लो आपको फ्लाइट टिकट ज्यादा करनी पड़ती है, तो वहां से मेक माई ट्रिप वाला खरीद लो। ऐसे करके बहुत सारी की वैरायटी रहती है। तो मेंबरशिप फीस जो ज्वाइन करने के टाइम में मिलती है, और जो एनुअल फीस जो बाद में देनी पड़ती है, इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड। एम्प्लॉय के साथ साथ दूसरे जो मेंबर, उसके फैमिली मेंबर एम्प्लॉय का, विच इज चार्ज टू क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडेड पेड और फॉर रीइंबर्स, या तो एम्प्लॉयर ने दे दिया या एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स कर दिया, तो परक्विजिट चार्जेबल टू टैक्स, पूरा का पूरा परक्विजिट हो जाएगा और वो चार्ज हो जाएगा पूरी की पूरी अमाउंट ये, और जो बाकी का खर्चा हुआ पूरा वो, लेकिन उसमें से माइनस कर देना क्या, जो भी एम्प्लॉय से पे किया या एम्प्लॉय से रिकवर किया। ये तो हमेशा आपने जो आगे पहले वाले भी उसमें हम पढ़ते आए हैं, जो एम्प्लॉय ने जो खर्चा किया तो परक्विजिट कैसे हो सकता है, एम्प्लॉय का तो परक्विजिट नहीं। लेकिन बेटा अगर ये ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज किया जाए, तो एम्प्लॉयर ने अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया, उसने कहा कि ठीक है अब आपसे आगे से जो भी स्टेशनरी का सामान आएगा ना, वो तुम ही परचेज करो, उसका तुम ही खर्चा करो। तो एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड तो मिल गया, लेकिन जो ऑफिस की स्टेशनरी है उसके लिए वो सब खर्चा कर रहा है, जो पर्सनल खर्चा तो है नहीं, तो इसलिए पर्सनल खर्चा नहीं है तो उसको क्यों परक्विजिट मानेंगे, तो परक्विजिट नहीं मानेंगे ना। तो अगर ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज किया है तो उसको परक्विजिट नहीं मानेंगे। लेकिन एम्प्लॉयर को ये सब डिटेल, कंप्लीट डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्या क्या खर्चा हुआ है, डेट ऑफ एक्सपेंडिचर, नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, और सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को ऑफ सच एक्सपेंडिचर टू द इफेक्ट एंड सेम वाज इनकर्ड होली और एक्चुअली द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी के लिए जो खर्चा होगा। तो ये दो तीन चीज मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी, बाकी ऑफिशियल खर्चा में और पर्पज में कोई भी परक्विजिट वैल्यू नहीं लगती। ठीक है। फिर क्लब एक्सपेंडिचर, देखो बहुत तरह के रिक्रिएशनल क्लब रहते हैं, एंटरटेनमेंट क्लब रहते हैं। तो इस क्लब एक्सपेंडिचर के अंदर क्लब एक्सपेंडिचर रूल 3 है और सब रूल्स का 7 का 6 पार्ट है। लेकिन इस क्लब एक्सपेंडिचर के अंदर ये ध्यान रखना, हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब और सिमिलर फैसिलिटी प्रोवाइड यूनिफॉर्मली टू ऑल द एम्प्लॉय, उसमें कोई भी परक्विजिट नहीं रहता। तो इस क्लब एक्सपेंडिचर के अंदर ये वाले इंक्लूड नहीं है, हेल्थ क्लब और स्पोर्ट्स क्लब। बाकी के जितने क्लब, रिक्रिएशनल क्लब रहते हैं, वहां पे ये इंक्लूड रहता है, उसके लिए हम आज बात करेंगे। तो कोई भी एक्सपेंडिचर अगर खर्चा किया गया, फीस से लेकर एम्प्लॉय से या उसके घर वालों ने, किसी ने भी, तो जितना भी एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर किया है, कितना खर्चा हुआ है, वो या तो एम्प्लॉयर खुद दे दे या उसको रीइंबर्स करवा ले। तो उस दोनों ही केस में तो टोटल जो खर्चा होगा एक्चुअल अमाउंट, उसको हम मान लेंगे, जो टोटल जो खर्चा होगा एक्चुअल अमाउंट, उसको मान लेंगे परक्विजिट की वैल्यू। ठीक है। अमाउंट सो डिटरमाइन, उसमें से वही हमेशा की तरह, अगर एम्प्लॉय ने कुछ अमाउंट पे करी है तो उसको माइनस कर देंगे। लेकिन हाउएवर एम्प्लॉयर हैज ऑब्टेन्ड कॉर्पोरेट मेंबरशिप,
कॉर्पोरेट मेंबरशिप क्या रहता है बेटा, जैसे पूरे ऑफिस के लिए, पूरे एम्प्लॉय के लिए, छोटे से छोटा एम्प्लॉय से लेकर बड़े से बड़े एम्प्लॉय तक सबके लिए कॉर्पोरेट मेंबरशिप ले ले क्लब की, तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट शैल नॉट इंक्लूड द इनिशियल फी पेड। तो जो इनिशियल फी, शुरू की जो कॉर्पोरेट मेंबरशिप के लिए जो शुरू की फीस मिलती है वो इंक्लूड नहीं करी जाएगी, बाकी का सारा खर्चा सेम एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो शुरू की जो इनिशियल फीस रहती है उसको परक्यूजिट का पार्ट नहीं मानेंगे, बाकी जो इम्प्लॉय, पर्टिकुलर इम्प्लॉय का जितना भी खर्चा उस क्लब के अंदर रहेगा उसको पूरा का पूरा परक्यूजिट की वैल्यू मान लेंगे। और अगर यही हमेशा की तरह, अगर ये वो बिजनेस पर्पज के लिए हुआ तो इसको बिजनेस पर्पज के लिए तो हुआ है तो इसको परक्यूजिट नहीं मानेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नील। बिजनेस पर्पज के लिए इसकी वैल्यू को क्या ट्रीट करेंगे, नील। लेकिन वही है, एक्सपेंडिचर का खर्चा मेंटेन करना पड़ेगा, कब डेट है, डेट ऑफ एक्सपेंडिचर, नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर और बिजनेस एक्सपीडियंसी, वो सब मेंटेन करके रखना पड़ेगा। साथ के साथ एम्प्लॉयर को एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, जैसे कि पहले वाले हमने जो क्रेडिट कार्ड वाला पढ़ा था सेम उसी की तरह इसमें भी सेम ऐसे ही है। बट देयर विल बी नो परक्यूजिट, हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब और सिमिलर फैसिलिटी के लिए कोई भी परक्यूजिट नहीं होगा, परक्यूजिट की वैल्यू नील होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, इसमें भी ये यूनिफॉर्मली प्रोवाइड होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए नहीं होना चाहिए, सब एम्प्लॉय के लिए यूनिफॉर्मली। अगर हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब प्रोवाइड करे तो परक्यूजिट की वैल्यू क्या मानी जाएगी बेटा, नील मानी जाएगी। जबकि यहाँ पे इसमें ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स क्लब और हेल्थ क्लब को अगर आप हटा दो, स्पोर्ट्स क्लब और हेल्थ क्लब को अगर हटा दो, बाकी के जितने भी रिक्रिएशनल क्लब हैं या कोई भी तरह का क्लब में अगर एंट्री कर दी, वो यूनिफॉर्मली सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एम्प्लॉय के है। ठीक है, इस केस में तो ये यूनिफॉर्मली अगर दी है तो उसकी परक्यूजिट की वैल्यू नील हो जाएगी, बट यहाँ पे अगर दी है तो परक्यूजिट की वैल्यू नील नहीं होगी, सिर्फ उसमें कॉर्पोरेट जो मेंबरशिप का जो खर्चा है वो परक्यूजिट का पार्ट नहीं बनेगा, बाकी सारा का सारा खर्चा कॉर्पोरेट मेंबरशिप को छोड़ के उसको परक्यूजिट की वैल्यू मान लेंगे। होप करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो आज हमने क्लब एक्सपेंडिचर, क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंडिचर और फ्री और कंसेशनल फूड और नॉन एल्कोहलिक बेवरेज और उसके बाद गिफ्ट वाउचर टोकन के बारे में, चार जो मेन जो फ्रिंज बेनिफिट के जो हिस्से थे उसके बारे में पढ़ लिया। उसके अलावा हम जो कल पढ़ेंगे उसके अंदर मोस्टली हम अपना जो वीडियो है उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। उसके बाद ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से पूरे परक्यूजिट की वैल्यू हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, सब परक्यूजिट्स को एक एक छोटी छोटी वीडियो में डिवाइड करके उसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। आप होप करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो फिर प्लीज बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक बटन को भी प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन पाना है तो बेल आइकन को तो पक्का दबाना है। और ऐसे आप पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछते रहिए, ध्यान रखिए।